बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 10वां अध्याय का नाम है अपूर्व अनुभव। तो इस वीडियो में हम अपूर्व अनुभव अध्याय के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय को अच्छे से समझ लिया था, जान लिया था, पढ़ लिया था और आज हम हल करेंगे इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। यासुके चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? तो बच्चों, यासुके चान जैसा कि हमें पता है कि तोतो चान का प्रिय मित्र था और वह पोलियोग्रस्त था, इसीलिए वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, क्योंकि खुद से अगर वो चढ़ने की कोशिश करता तो क्या चढ़ पाता? क्या वो नहीं चढ़ पाता। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। तो जापान का जो शहर है उसका नाम क्या है? तोमोए। तो वहां पे हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। लेकिन जो है यासुके चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बताया था, क्योंकि जब वो चढ़ ही नहीं सकता पेड़ के ऊपर तो किसी पेड़ को अपना कैसे बताएगा, है ना। तो तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुके चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करके दुनिया की सारी चीजें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुके चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए अथक प्रयास किया था। तो मैं सोचती हूँ बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि तोतो चान ने जो है यासुके चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए इतना प्रयास क्यों किया था। तो दूसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुके चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे? तो बच्चों, दोनों के जो अनुभव थे वह अलग अलग थे। तो दोनों में क्या अंतर था? तो देखिए, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुके चान को अपूर्व अनुभव मिला, ये तो हम सबको पता है। और इन दोनों के जो अनुभव थे इनमें क्या अंतर था कि तोतो चान जो है वो तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुके चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि एवं खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुके चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही उसकी प्रसन्नता थी। और यासुके चान को जो अनुभव हुआ वह यह था बच्चों कि वह पेड़ पर चढ़ करके बहुत खुश था, उसको अपूर्व खुशी मिली, उसके मन की चाह पूरी हो गई थी। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह निजी पेड़ को अपना बताने में भी झिझकता था, क्योंकि वह शारीरिक रूप से पेड़ पर चढ़ने में सक्षम नहीं था। उसे ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था, इस कारण से उसको अपूर्व प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, पाठ में खोजकर देखिए कि कब सूरज का ताप यासुके चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि वे दोनों मतलब ऊपर चढ़ने की कोशिश में यह भी भूल गए थे कि गर्मी कितनी तेज पड़ रही थी, सूरज कितना तेज तप रहा था। तो यही लेखक पूछ रहा है तीसरे प्रश्न में, वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पहली सीढ़ी से यासुके चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो चान तिपाई सीढ़ी खींचकर लाती है। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहां कोई नहीं था, संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। कौन? बादल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी आपको। चौथा प्रश्न है, यासुके चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर यह होगा कि यासुके चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुके चान पोलियोग्रस्त था, उसके लिए पेड़ पर चढ़ पाना असंभव था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिल पाना बड़ा ही मुश्किल था। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत ही वह पहली बार पेड़ पर
चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था, क्योंकि बच्चों देखिए तोतो चांद के जैसा मित्र मिलना बहुत मतलब मुश्किल होता है। जरूरी नहीं है कि बार बार आपको इतना अच्छा मित्र मिले और आपको पेड़ पर चढ़ाए। इसीलिए लेखिका ने ऐसा बोला है कि यह उसका अंतिम और प्रथम मौका था। अगर उसके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते। जैसे तोतो चांद ने अपनी मम्मी को बताया थोड़ी ना कि वो अपने मित्र को पेड़ पे चढ़ाने के लिए चाह रही है, तो इसीलिए लेखिका ने ऐसा बोला है कि शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। इसीलिए लेखिका ने बोला कि उसके लिए यह अंतिम और प्रथम मौका था, प्रथम और अंतिम मौका था। आगे देखिए पाठ से आगे, तोतो चांद ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चांद के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने की एक दृढ़ इच्छा थी। ऐसे दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। तो लेखिका क्या बता रही है बच्चों की दृढ़ इच्छा जो होती है वह बुद्धि से और मेहनत से, कठोर परिश्रम से जरूर पूरी होती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग करके कठोर परिश्रम करना चाहते हैं, तो बच्चों यह आपको अपनी समझ के आधार पर लिखना है कि आपको कौन सा कार्य करना है, कौन सा मुश्किल कार्य है जिसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है। अपनी बुद्धि का, अपने परिश्रम का प्रयोग करना है। तो इसीलिए आपको स्वयं को अपनी बुद्धि के आधार पे यह प्रश्न करना है। वैसे अगर जैसे मैं अगर बोलूंगी तो क्या इस पे हम करेंगे, जैसे देखिए किसी भी काम को करने में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग करता है और आपको अपने अनुभव के आधार पर इसको करना है। आपको अपने मन में कौन सी दृढ़ इच्छा को मतलब पूरा करना है वह आपको लिखना है। दूसरा इसके अंदर देखिए बच्चों प्रश्न है, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। लेखिका कहती है कि बड़े बड़े किस्से तो हम बहुत से सुनते हैं बहादुरी के, लेकिन यह जो कहानी है एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी बात को बताती है और छोटी सी मामूली सी बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये प्रश्न भी बच्चों आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है कि आपके आसपास ऐसा कौन सा बहादुरी भरा काम हुआ है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बारे में आपने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न देखिए बच्चों, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नजरें क्यों झुक गई थी या नजरें नीची क्यों थी? तो इसमें बच्चों तोतो चांद ने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि यदि माँ को इस कार्य के बारे में पता लग गया तो वह यह कार्य कभी नहीं करने देगी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो उसने झूठ कहा कि वह यासुकी चांद से मिलने के लिए जा रही है। यह कहते समय उसकी नजरें नीची हो गई, क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उसे पता था या उसे डर था कि शायद वह माँ से नजरें मिलाकर अगर यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। आगे देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है अनुमान और कल्पना पर आधारित, यासुकी चांद जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। उन सुविधा वाली जगहों को लिखिए या उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों देखो, जैसे शारीरिक चुनौतियों वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए हर जगह सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी सुविधाएं होती हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम इनकी सूची बनाएं तो देखिए बच्चों, विद्यालयों में अपंग बच्चों के लिए रैंप बना दिए जाते हैं जिससे वे आसानी से चढ़ सके। मेट्रो रेल में भी अपंगों के चढ़ने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा दी गई है। अस्पतालों में व्हील चेयर होती है, हवाई अड्डों पर भी व्हील चेयर की और ये सारी सुविधाएं होती हैं। तो ये था इसका उत्तर दूसरे प्रश्न का। आगे देखिए बच्चों, भाषा की बात में द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के उपयोग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती है। जैसे देखिए बच्चे, ये जो है ये द्विशाखा है, ठीक है ना। दो मोटी मोटी जो डाल है एक तने से निकल रही है, तो यहाँ पे वो बच्चे बैठे थे, ठीक है। और त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9
10 संख्यावाची शब्द संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी कीजिए और देखिए कि इनमें क्या समानता है। हमें क्या करना है बच्चों, अंग्रेजी के संख्यावाची शब्द, हिंदी के संख्यावाची शब्द और संस्कृत के संख्यावाची शब्द, ठीक है। इनमें हमें क्या करना है, समानताएं ढूंढनी है कि इनमें आखिर बोलने में कोई ना कोई समानता है या नहीं। तो हम देखते हैं। ये देखो बच्चों, दो को पहले हम लिखेंगे हिंदी, फिर हम लिखेंगे संस्कृत और फिर हम लिखेंगे अंग्रेजी, ठीक है। तो दो को हिंदी में दो ही कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वि, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, टू। तो देखिए बच्चों, दो और द्वि में तो समानता है, लेकिन टू तो बिल्कुल ही अलग ध्वनि दे रहा है, इसमें कोई समानता नहीं है। फिर देखिए बच्चों, तीन को तीन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तीन, फिर संस्कृत में क्या कहते हैं, थ्री, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्री। तो इनमें कुछ कुछ समानताएं नजर आ रही हैं। फिर देखिए बच्चों, पांच, पंच और फाइव। अब इन दोनों में तो समानता है, इसमें समानता नहीं है। इसी प्रकार से छह, षट, सिक्स, तीनों में कुछ ना कुछ समानता नजर आ रही है। सात, सप्त, सेवन, इसमें भी समानता है ध्वनि की। नौ, नवम, नाइन, इसमें भी ध्वनि की समानता है। तो इस प्रकार से ये समानताएं हमें बतानी है इसमें। आगे देखिए, पाठ में ठिठियाकर हंसने के पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक करके हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इसमें हंसने की ध्वनि को एक खास अंदाज में हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय लगा है और इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले चार सार्थक शब्द बनाइए। तो बच्चों देखिए, आना प्रत्यय से हम बनाएंगे घराना, रोजाना, शर्माना, और बनाएंगे घबराना, ठीक है। फिर जुर्माना, इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे अपूर्व अनुभव अध्याय के सारे प्रश्न उत्तर। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा।